हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम देखेंगे पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले इस स्रोत में देखेंगे हम भूमिका। सबसे पहली बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं यानी कि पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम सबसे पहले भूमिका को देखेंगे, आखिर इतिहास है क्या। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। आज जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं यानी कि आपने भी पढ़ा होगा 8000 साल पहले कृषि का विकास हुआ। आज से 4000 साल पहले हमारे भारत में सिंधु सभ्यता भी थी जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। मध्य एशिया से आर्यों का यहाँ आगमन हुआ जिसे वैदिक सभ्यता में हम जानते हैं। तो फिर आखिर वो सब बातें हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, उनके स्रोत क्या हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से इन सब बातों को जानने का दो ही सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि विदेशों से जो भी यात्री यहाँ आए थे भ्रमण के लिए, तो उन्होंने अपने विवरण में क्या लिखा, उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी किताबों में क्या लिखा भारत के बारे में और यहाँ के बारे में। उनके विवरण से कुछ हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनको हम देखेंगे। आखिर कौन कौन से विवरण हैं, कौन कौन से जो विदेशी हैं वो हमारे भारत में आए थे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत को, जानेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से चीज़ हैं जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो दे दिया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि इसका पूरा सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास में। और देखिए ये जो सोर्स है मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, ये 6th क्लास की NCERT और 11th क्लास की जो NCERT की बुक है रामशरण शर्मा की, उसी बुक से ये पूरा कंटेंट है, पूरी उसकी समरी है। तो एक इस वीडियो को देखने से पहले वो पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम पुरातात्विक स्रोत की ओर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे क्योंकि अगर साहित्यिक स्रोत को भी मैं कंप्लीट करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत को ही कंप्लीट कर रही हूं। और हाँ, पहली बार में आप कभी नोट्स मत बनाइएगा, एक बार आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद दूसरी बार में वीडियो देखकर नोट्स बनाइए। और ये पूरा नोट्स ही है, इसमें कुछ भी एक लाइन या एक वर्ड भी मिस करने लायक नहीं है, ये पूरा नोट्स ही है। तो आइए पहले भूमिका देखते हैं। स्कूल पीरियड में आपने सुना होगा इतिहास के बारे में इति प्लस बीती, इति प्लस हास, यानी इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। तो सिंपल सा अगर देखें तो इसका अर्थ होता है इति यानी कि बीती, हास यानी कि कहानी। तो बीती हुई कहानियों को इतिहास कहते हैं अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयासों की अनुक्रमिक कथा है। तो कहा जा रहा है कि इतिहास जो है, जो भी अतीत में मानव ने प्रयास किए हैं उनकी एक कथा है, अनुक्रमिक। अनुक्रमिक का अर्थ हुआ कि ये कोई अचानक, आज जो आप भारत देख रहे हैं, आज का जो समय है, ये कोई अचानक नहीं आया है, क्रम बाय क्रम इसका विकास हुआ है, तब आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत यानी कि भूतकाल, सभ्य युग, मानव प्रयास, मानव ने जो भी प्रयास किए, और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार, यानी कि जो भी घटनाएं हुई उससे उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके कारण क्या थे, ऐसे ही क्रम बाय क्रम आज तक हम पहुंच पाए हैं। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यानी कि वर्तमान में अभी जो चल रहा है ये इतिहास का विषय नहीं है, इसे हम इतिहास में नहीं देखेंगे, परंतु वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आज जो चल रहा है वो इतिहास नहीं है, लेकिन 1 साल बाद यही चीज़ें, यही 1 साल पहले की चीज़ें इतिहास का अंग हो जाएंगी, यानी कि इतिहास में उसको हम पढ़ेंगे। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। इतिहास आप जब पढ़ेंगे, कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या कैसे उनका पतन हुआ, कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे उन्होंने अपनी व्यवस्था को संभाला, आप देखेंगे कि जो भी घटनाएं हुई, जैसे कि समुद्रगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे समुद्रगुप्त, उनको एक सिक्के पर देखेंगे आप बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो उस सिक्कों को हम देख के यही अनुमान लगा सकते हैं कि वो संगीत के प्रेमी थे। अब ये उससे
बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि क्या वो वीणा बजाते थे या नहीं बजाते थे, यानी कि विगत घटनाओं का चिंतन करता है। तो जो भी बीती हुई घटनाएं हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वही बात यहाँ कही जा रही है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं। जो भी घटनाओं का हम इतिहास के समय का वर्णन करते हैं तो उसको काल प्रसार में वितरित करते हैं। अब याद करने के लिए कहिए या सहूलियत के लिए, लेकिन उन्हें जब हम काल प्रसार में वितरित करते हैं तभी वो हमें अच्छे से समझ में भी आते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वो अपने निर्माण की अवस्था में था, यानी कि उस टाइम मानव को कपड़े तक का ज्ञान नहीं था और खाने पीने तक का ज्ञान नहीं था। वो जो भी जानवर मिलते थे उन्हें कच्चे वो खा जाते थे। आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। विशाल पर्वतमाला और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जब उस टाइम था क्या, यहीं नदियाँ थी, पर्वत थे, धरती थी, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ था। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का ही परिणाम है। फिर एक बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान जो मानव का स्वरूप है वो क्रमिक विकास का ही परिणाम है, यानी कि धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत भी उसी वर्गीकरण का एक भाग है। आप देखेंगे 3 टाइप के इतिहास अभी सुनने को हमें मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सहूलियत के लिए इनको कालखंड में बांटा गया है, हमें पढ़ने में भी आसानी होती है। तो उसी खंड का एक हिस्सा है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें छोटे मोटे रूप में श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये श्रेणी, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो देखेंगे हम पुरातात्विक स्रोत में कौन सी चीज़ें आती हैं और साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो साहित्यिक स्रोत है इनका बहुत बड़ा एक ट्री बनेगा, यानी डायग्राम बनेगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार के स्रोत आते हैं साहित्यिक स्रोत में। तो फिर पुरातात्विक स्रोत को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पुरातात्विक स्रोत ये जो अभिलेख हैं, स्मारक एवं भवन हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला हैं और मुहरें हैं। चूँकि उस टाइम में कागज़ पेन तो होता नहीं था, तो राजा जो होते थे वो अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए इन्हीं चीज़ों पर अपना आदेश उत्कीर्ण करवाते थे। और जो भी उस समय की जानकारियां हैं, जो भी राजा थे, जो भी कुछ कार्य करते थे, वो अभिलेख यानी कि ये पत्थर के शिलाओं पर होते थे। स्मारक एवं भवन, यानी कि जो भवन और स्मारक बनाए जाते थे उस पर भी कुछ लेख लिखवाए जाते थे। सिक्के होते थे, उस समय जो राजा अपनी सिक्के चलवाते थे उस पर होते थे। मूर्तियाँ होती थी, जो उस टाइम की मूर्तियाँ बनाई जाती थी उन पर भी लेख लिखवाए जाते थे, यानी कि और उसके बाद चित्रकला जो होती थी, जो पेंटिंग्स होती थी, उससे भी उनका अनुमान लगाया जाता है। फिर मुहरें होती थी, जैसे आज भी मुहरें होती हैं हमारे स्कूल की, हमारे कॉलेज की, इसी टाइप की उस समय भी मुहरें होती थी। उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस टाइप की होती थी और उस मुहरों में होता क्या था। फिर हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत को। तो साहित्यिक स्रोत में 2 टाइप के सोर्स होते हैं, भारतीय साहित्य होते हैं और विदेशी साहित्य होते हैं। तो भारतीय साहित्य को भी हम कई भागों में बांटते हैं। देखिए, भारतीय साहित्य 3 भागों में मुख्य रूप से बटा है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा संगम साहित्य। फिर ये जो धार्मिक साहित्य हैं, फिर विदेशी साहित्य को हम देखेंगे। विदेशी साहित्य में यूनान और रोम के जो लेखक थे उनको, फिर चीनी के जो लेखक थे उनके बारे में देखेंगे, फिर अरबी लेखक थे उनके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जैसे डायग्राम बनाया गया है, ऐसे ही आप डायग्राम बनाइएगा अपने नोट्स में। और ये पूरी जो सीरीज़ है पूरे एंशिएंट इंडिया की, ये पूरी सीरीज़ 100 से 120 पेज में पूरी बनने वाली है। बहुत छोटा नोट्स बनेगा इसका, बिल्कुल ऐसे डायग्राम के साथ बनाइएगा। फिर आते हैं धार्मिक साहित्य। जो भारतीय साहित्य में हमने 3 प्रकार देखा था, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। उसमें आते हैं, ये धार्मिक साहित्य में 3 टाइप आते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। फिर इस ब्राह्मण साहित्य में भी बहुत सारे साहित्य आते हैं, उनको हम देखेंगे।
फिर देखिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य में किन किन साहित्यों को शामिल किया जाता है। ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है पूरे मौर्य साम्राज्य की। वैसे जब हम साहित्य के बारे में देखेंगे उस टाइम इसका पूरा वर्णन किया जाएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का रघुवंश और बाणभट्ट का हर्षचरित। फिर देखते हैं हम संगम साहित्य को। संगम साहित्य में पहला है तिरुकुरल, दूसरा है शिल्पाधिकारम और तीसरा है मणिमेखले और चौथा है जीवक चिंतामणि। ये संगम साहित्य जो हैं ये दक्षिण भारत के हैं। फिर हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में देखिए 10 टाइप के होते हैं साहित्य। वेद होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं, वेदांग होते हैं, उपवेद होते हैं, षड्दर्शन होते हैं, महाकाव्य होते हैं, पुराण, स्मृति। देखिए इनको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारतीय साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में तो हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं भारतीय साहित्यों का और विदेशी साहित्यों का, क्योंकि इस वीडियो में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों को देखना है। और बौद्ध साहित्य में आते हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्नो, बुद्धचरित, दिव्यावधान, जो बौद्ध साहित्य हैं। ये बुद्ध काल में लिखे गए साहित्य हैं। फिर आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में 4 टाइप हैं, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र। ये जो है जैन साहित्य हैं जो जैन पीरियड में लिखे गए थे। फिर आते हैं यूनान एवं रोम के लेखक, जिसमें मेगास्थनीज हैं, टॉलमी हैं, हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी माना जाता है, इतिहास का जनक। फिर नियार्कस हैं। फिर 5वें नंबर के अरिस्टोबुलस हैं। ये यूनान और रोम के लेखक हैं। फिर आते हैं चीनी लेखक, जिसमें 3 आते हैं मुख्य रूप से, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। फिर इनके विवरण में देखेंगे कि इन्होंने अपने विवरण में किन राजाओं के बारे में लिखा है और ये कब भारत आए थे, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर और लगभग 600 या 700 ईस्वी तक चलती है। तो आखिर ये कब आए थे, इन लोगों का जो विवरण है वो इनके बारे में किस राजा के बारे में विवरण दिया गया है इनके लेखों में, उसको हम देखेंगे। फिर अरबी लेखक थे अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये अरबी लेखक थे। तो देखिए शुरू करते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य को। तो पहला हम देखेंगे अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। कहने का अर्थ है कि जो ये पाषाण है इसे हम पत्थर कहते हैं। तो जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी, स्तंभ यानी कि ये एक लंबी श्रृंखला होती थी पत्थर की, जो ज़्यादातर एक ही पत्थर से काट काट कर बनाए जाते थे, जैसे लौरिया का स्तंभ है, सारनाथ का स्तंभ है, इस टाइप के। ताम्रपत्र यानी कि जो तांबा होता था, तांबा धातु, उसे पीट पीट कर जो पतला सा कागज़ की तरह जो पत्ता बनाया जाता था, उन पर कुछ लेख लिखे जाते थे। फिर दीवारों तथा प्रतिमाओं जो मूर्तियाँ होती थी उन पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दीवारों जैसे राजा महाराजा जो अपना भवन बनवाते थे, जो भी मंदिरें बनती थी, उनके दीवारों पर कुछ लेख लिखवाया जाता था। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। यहाँ मध्य एशिया की बात हो रही है। देखिए जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं तो वहाँ मैप की बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि आपने मैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में पूरा मैप डिटेल में अवेलेबल है, पूरा पॉलिटिकल, फिजिकल, जो भी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सबका। तो प्लीज़ उसे आप जाके देखिए, क्योंकि बिना मैप के जीएस पढ़ना मतलब बिल्कुल व्यर्थ है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिले हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा देवताओं के नाम, क्योंकि उस टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना अभी नहीं हुई थी। तो मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, यानी कि उस पीरियड में अभी इन्हीं देवताओं को माना जाता था, इन्हीं की पूजा की जाती थी। तो ये 4 देवताओं के नाम मिले हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। तो भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक के टाइम के हैं और जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। D.R. भंडारकर एक विद्वान है, इतिहासकार। उन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। यानी कि उन्होंने जो अपना इतिहास का जो किताब लिखा है वो अभिलेखों के आधार पर ही, अशोक के जो अभिलेख हैं उनके आधार पर लिखने का प्रयास किया है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, यहाँ मिसटाइपिंग हो गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक, यानी कि 4 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक।
सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो सर्वप्रथम जो अभिलेख को पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही, यानी कि अशोक का जो अभिलेख है वो तो सबसे पुराना अभिलेख है, लेकिन उसके बाद भी अभिलेखों की जो परंपरा है वो ख़त्म नहीं हुई, वो कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख है, यानी कि देखिए ये है प्रशस्ति। आप देख सकते हैं किस टाइप में लिखा हुआ है। ये प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, यानी कि ये जो प्रशस्तियाँ होती थी ये प्रशंसा होती थी। इसमें राजा महाराजाओं के प्रशंसा वाले शब्द लिखे जाते थे और इसको लिखते थे जो कवि होते थे, दरबारी कवि, उनको राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता था, इसलिए वो उनके प्रशंसा में कुछ लिखते थे, उसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। तो फिर अब कुछ अभिलेखों का हम देखते हैं। खारवेल का अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो था वो खारवेल शासक का था। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का था। नासिक अभिलेख था जो गौतमी बलश्री का था। ऐहोल अभिलेख था जो पुलिकेशिन द्वितीय का था। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये एक फैक्ट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। फिर आते हैं स्मारक और भवन दूसरे नंबर पे। तो स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चलता है, यानी कि जो भी भवन होते हैं, स्मारक होते हैं, उनसे जनता की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, किस प्रकार का सोच रखते थे। बहुत ही प्रभाव डालता है ये स्मारक और भवन। फिर आते हैं प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे हुए रूप में पूरे देश में हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर वेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। नहीं कहा जा रहा उत्तर भारत यानी कि मध्य प्रदेश से जो ऊपर का जो भी पार्ट है वहाँ के जो मंदिर होते थे नागर शैली में होते थे। फिर मध्य भारत कहा जा रहा है यानी कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये उड़ीसा, ये जो क्षेत्र हैं, तो इनमें वेसर शैली प्रचलित थी। फिर हम देखेंगे द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत था उनमें द्रविड़ शैली प्रचलित थी। देखिए इन शैलियों को हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है, ये प्राचीन इतिहास का भाग नहीं है। इनको एक अलग सीरीज़ में यानी कि आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति में हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है क्योंकि सोर्सेज की बात हो रही है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो नागर शैली के उदाहरण है, राजराजेश्वर मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर। फिर देखते हैं हम भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों में हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है, इसे आप मैप से ही जान सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि म्यांमार से नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे तक, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप एक बार मैप वाला जो सीरीज़ है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना मैप के जीएस पढ़ना बिल्कुल ही व्यर्थ है। तो जावा यानी कि जो इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह का एक द्वीप है जावा, वहाँ बोरोबुदुर स्तूप यानी कि महायान बौद्ध स्तूप का, जब हम देखेंगे बौद्ध धर्म को तो देखेंगे महायान जो बौद्ध धर्म है आगे चलकर कई भागों में बढ़ जाती है, उसी का एक शाखा है महायान शाखा, उसकी बात हो रही है। ये कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में एक अंकोर वाट मंदिर है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का ही भाग है, उसी में एक देश है कंबोडिया। सिक्के, फिर आते हैं हम सिक्कों पर। तीसरा नंबर का जो सोर्स है पुरातात्विक में वो है सिक्के। अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। देखिए ये हैं सिक्के, ये देख सकते हैं आप ये कैसे बनाए गए हैं। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के
भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथि खुदी है जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। यानी कि लगभग 500 साल की बात हो रही है। 500 साल का जो इतिहास है वो हमें सिक्कों से ही प्राप्त होता है, 200 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी तक का। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत मुद्रा कहा जाता है। पुराने जो सिक्के होते थे उस टाइम के, वो धातुओं से बनाए जाते थे, यानी कि तांबा, चांदी, सोना और सीसा, मुख्य रूप से 4 धातुओं का नाम दिया गया है। इसी से वो सिक्के बनाए जाते थे। आहत सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा, यहाँ ठप्पा होगा। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत का अर्थ है किसी पर चोट करना, यानी कि उसे आहत पहुंचाना। तो ये जो ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए जाते थे इन्हें हम आहत मुद्रा कहते थे। तो आहत का सिंपल सा अर्थ है उसे चोट पहुंचाना, उन्हें आहत करना। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। तो मुख्य रूप से यहाँ 5 चिन्हों की बात हो रही है, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। पेड़, मछली, सांड, हाथी। जानवरों में देखिएगा ये जो जीव हैं उनमें मछली, सांड, हाथी, मात्र 3 जीवों की बात हो रही है और एक अर्धचंद्र यानी ऊपर चंदा मामा। पेड़, एक पेड़ की बात हो रही है। प्रकृति से 2 चीज़ संबंधित है, एक चंद्रमा और एक पेड़। और फिर ये मछली है, सांड है, हाथी है। जानवरों में, जीवों में 3 जीवों की बात हो रही है। मछली जो पानी में रहती है, फिर सांड है, हाथी है। ये दोनों ही बहुत भारी भरकम जानवर हैं। इनसे मतलब ऐसे ही आप रिलेट करके याद रखिएगा। याद करने का एक तरीका बता रही हूँ। और देखिएगा, सांड है बट गाय नहीं है, यानी कि सांड है लेकिन गाय नहीं है। इसका मतलब ये है कि गाय के चित्र उस पर उत्कीर्ण नहीं होते थे। और नहीं, जब ऑप्शन में होता है कि इसमें से क्या नहीं है, उसमें गाय भी हो सकते हैं। तो पंचमार्क सिक्कों पर किन जानवरों के चित्र नहीं पाए गए हैं, तो उसमें एक ऑप्शन गाय हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सांड है बट गाय नहीं है। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः सीसे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। यानी कि जो सबसे अधिक सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में बने हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक का पीरियड समाप्त होता है मौर्य शासनकाल में, तो और मौर्योत्तर काल आता है, उसमें जो मुख्यतः सिक्के बने हैं वो सीसे, चांदी एवं तांबा एवं सोने के हैं। चारों धातुओं से सिक्के बने हैं, लेकिन सर्वाधिक सिक्के उसी टाइम के हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। यहाँ यमन होगा। तो देखिए, सातवाहनों ने सीसे के, तो आपको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। सातवाहनों ने सीसे, 100 से सातवाहन और 100 से सीसे, तो इन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए। और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। यानी कि गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा, गुप्त शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को यहाँ न्यूमिस होगा, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। जैसे अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, वैसे ही सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मैंने पहले ही बताया था, समुद्रगुप्त एक सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। इससे ये क्लियर नहीं होता है कि क्या वो बीड़ा भी बजाता था या नहीं, बट ये क्लियर होता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि वह संगीत प्रेमी था। फिर आती हैं मूर्तियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। देखिए, ये है मूर्तियाँ। ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी उस प्राचीन भारत में। तो इनसे भी उस टाइम के जो शासन व्यवस्था थी या जो भी इतिहास थे उस टाइम के, उससे कुछ अनुमान लगाया जाता है। इतिहासकार इसको भी अनुमान लगाकर इतिहास लिखते हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। यानी कि जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ हैं, कुषाण शासक जो थे उनकी जो मूर्तियाँ हैं उसमें वैदेशिक प्रभाव है, यानी कि उस पर विदेशों का प्रभाव दिखता है। लेकिन
मथुरा कला जो है वो पूर्णतः स्वदेशी है। देखिए इन कलाओं के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, तो यहाँ सिर्फ आप ओवरव्यू ही देखिए। फिर आती है चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में मरणासन राजकुमारी, माता और शिशु जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। कहने का अर्थ है कि ये जो चित्रकला है उस टाइम के जो भी व्यवस्था थी उसके बारे में इससे जानकारी मिलती है, इससे अनुमान लगाया जाता है। देखिए यहाँ एक माता है जो गोद में शिशु लिए हुए है और उनका फ़ोटो बनाया गया है। तो इसी टाइप की ये पेंटिंग्स बनाए जाते थे उस काल में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। यानी कि अजंता की गुफा में जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुहरें, फिर आती हैं मुहरें। लास्ट मुहरें हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। तो अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आजकल मोहरे होते हैं कॉलेज के, हमारे स्कूल के, उसी टाइप के उस टाइम भी मोहरे बनाए जाते थे। ये मोहरे किस चीज़ के बनाए जाते थे आइए देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। आप देखते हैं मोहरों पर एक लोगो होता है, जो कोई कंपनी होती है या कोई स्कूल होता है वो अपना लोगो उस मोहर पर अंकित करवाता है। उसी टाइप से जो उस टाइम के लोग होते थे वो धार्मिक चिन्हों को यानी देवी देवताओं को भी अंकित करवाते थे। उससे पता चलता है कि वो उस टाइम किसको मानते थे, किस देवी देवताओं को मानते थे, तो उससे धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। देखिए अगर मैं साहित्यिक स्रोत को इस वीडियो में कंप्लीट करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगी साहित्यिक स्रोत को। तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।